हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ लीड कोचिंग जीसीसी लीड कोचिंग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो स्लाइड लीड का जो एग्जामिनेशन था उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे क्वेश्चन रहे, और इसी के साथ एक और अपडेट है, स्लाइड लीड का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। तो आप सभी लोग जिन जिन विद्यार्थियों ने अपना स्लाइड लीड का एग्जामिनेशन दिया है वो बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट है उसके बेस पे जो भी उनकी रैंक बन रही है और काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जीसीसी का जो रिजल्ट है इस बार स्लाइड लीड में जो रैंक 1 है वो यहीं से आई है। आदित्य प्रसाद ये ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट है, और इस बार जीसीसी लीड का जो रैंक 1 है स्लाइड लीड में, आईपीयू लीड में और डीटीयू लीड में जो रैंक 1 होल्डर्स हैं वो सारे जीसीसी से ही प्रोड्यूस हुए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल दी स्टूडेंट्स हु गॉट ऑल दीज रैंक्स एंड डिसेंट रैंक्स। काइंडली प्रोसीड टू द काउंसलिंग प्रोसेस फर्दर। चलो, आज की वीडियो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड दी वोल्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, नेटवर्क। ठीक है, बेसिक नेटवर्क हमारे पास क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि मेरे पास फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो मेरे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है, मेरे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है। इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज डॉट फाइंड आउट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब इसको सुपरपोजिशन से करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। क्यों? एक बार इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा सब मेथड है। इसको आसानी से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करते हैं नोडल। मेरे पास एक नोड है वी ए, यहाँ पे नोड लगाएंगे, दैट इज वी ए माइनस में 20 अपॉन में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है मेरा 20, प्लस में VA माइनस में ये पोटेंशियल कितना है 10, दैट इज 10 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस में VA बाय 2। ठीक है, जो भी वोल्टेज है उसको हमने इक्वेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जीरो। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरा VA का जो पोटेंशियल आएगा दैट वुड बी 3 वोल्ट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये एक ही लाइन का जो स्टेप था। ठीक है, बस आपको नोडल लगाना आना चाहिए कि मैंने इसको नोडल से कैसे किया। इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से कर सकते हैं, थेवेनिन से कर सकते हैं, नॉर्टन से कर सकते हैं। लेकिन जो नोडल एनालिसिस होता है वो सबसे आसान होता है किसी भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास 3 वोल्ट। 3 वोल्ट अपीयर्स अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। गिवन ns एज ए सिंक्रोनस स्पीड, f इज द लाइन फ्रीक्वेंसी एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड? ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो हम इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक सिंक्रोनस स्पीड होती है। द सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड एट विच द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। जिस स्पीड से आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटेट करती है, दैट इज नोन एज योर सिंक्रोनस स्पीड। और जो सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ns इज इक्वल टू में 120 f बाय p। ठीक है, तो 120 f बाय p इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर किसमें मिला है? हमें मिला है ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 120 f बाय p। ठीक है, तो एक काफी आसान सवाल था इलेक्ट्रिकल मशीन से, और इसमें सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई थी, दैट गिव्स यू रिजल्ट ऑफ 120 f बाय p। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इसके अक्रॉस का पोटेंशियल पता है तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूं? मैं करंट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसके दो मेथड है, या तो आप पूरा इसको सॉल्व कर लो। जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है नोडल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट कर लूंगा, दैट इज Vx। ठीक है, तो ये करना बहुत ही आसान है, दैट इज Vx माइनस में 10 ओवर में रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच 1 ओम। बहुत बढ़िया, प्लस में ये मेरे पास एक ब्रांच है दैट इज Vx बाई 2, Vx बाई 2 प्लस में मेरे पास एक ब्रांच है ये वाली दैट इज Vx अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 4 प्लस में 3 दैट इज 7 ओम्स इक्वल टू में 0। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 14। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया 14। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास 14 Vx माइनस में ये 1 है मेरे पास। ठीक है, माइनस में 14 प्लस में 7 Vx प्लस में 2 Vx इक्वल टू में 0। यहां से मैं Vx कैलकुलेट करूंगा 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 2 दैट इज 23 Vx इज इक्वल टू में 14। कुछ ये रिजल्ट आ रहा है मेरा।
बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये मेरे पास 1 है, नहीं 10 ही होगा बिल्कुल, Vx माइनस में 10 140। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 140। यहाँ से मेरे पास Vx का पोटेंशियल आ गया 140 अपॉन में 23। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इस 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट है। तो करंट आ जाएगा मेरे पास, दैट इज करंट अक्रॉस 4 ओम्स इज इक्वल टू में Vx बाय 4। तो Vx बाय 4 कर देंगे, ये कितना है 140 अपॉन में 23 अपॉन में 4। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 140 इंटू में 23 इंटू में 4। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा I इज इक्वल टू में 0.86। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है। इसको हम डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम पूरे सर्किट का जो करंट है वो निकाल लें। ठीक है, पूरे सर्किट का करंट निकालने के बाद यहाँ जो करंट डिवाइड हो रहा है वो करके यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि या तो आप टोटल करंट निकाल लो, यहाँ जो करंट डिवीजन लगा दो, पहला मेथड। दूसरा हम इसको यूज करते हैं नोडल से। ठीक है, तो नोडल इज अ गुड टेक्निक, इससे हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। कह रहा है इन अ बीसीडी नंबर, मेरे पास एक नंबर दिया गया है 1001 और 0011। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। अब डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? डेसिमल इक्विवेलेंट होता है जिसका बेस होता है कितना? इसका बेस होता है 10। ठीक है, बाइनरी जिसका बेस 2, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16, ऑक्टल जिसका बेस 8 और डेसिमल जिसका बेस 10। जो भी नॉर्मल होते हैं वो सारे डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बीसीडी कन्वर्जन है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो पॉइंट है, ये एक ये। ठीक है, अब ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज 1001। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा 9। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा 0011। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ वो क्या हुआ? 93। ठीक है, आंसर वुड बी 93। सेम इससे पूछ सकता है कि बताओ इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, इसका ऑक्टल डेसिमल क्या है, तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलो, अब हमारे पास पूछा गया है कि जो जेनर डायोड होता है, जो जेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेरे पास जेनर डायोड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये मेरा इसका फॉरवर्ड रीजन और ये मेरा इसका बैकवर्ड रीजन। ठीक है, लेकिन जो अंतर होता है कि जो रिवर्स रीजन में जो ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? काफी स्टीप होता है। ठीक है, जो मेरे पास जेनर डायोड होता है और जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि मेरे पास जो जेनर डायोड होता है उसका जो ब्रेकडाउन रीजन है वो क्या होता है? काफी स्टीप नेचर का होता है। ठीक है, सो दैट इज स्टीप ब्रेकडाउन एट दी लोअर पावर। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो क्या होगी? काफी स्टीप नेचर की होगी। दैट इज आवर स्टीप नेचर ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो ऑप्शन वुड बी डी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट आई। ठीक है, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 50 एंड बेस करंट इज इक्वल टू में 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास? मेरे पास दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू में 50 और मेरे पास क्या दिया हुआ है? बेस करंट इज इक्वल टू में 20 माइक्रो एम्पियर। द वैल्यू ऑफ बीटा इज हाई, सो वी कैन से दैट द आईसी इज इक्वल टू में आई। आईसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आई के बराबर होगी। और आई क्या होगा हमारे पास? ठीक है, 1 प्लस में बीटा इंटू में आई बी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? सॉरी, ठीक है, हमारे पास बीटा क्या है? 1 प्लस में 50 और आईबी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? आईबी की वैल्यू मेरे पास है 20 माइक्रो। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं, मेरे पास जो रिलेशन आता है दैट इज 1.02 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मेरे पास जो रिलेशन आता है दैट इज 1.02। यहाँ पे हमने क्या किया है? ठीक है, हमने बेसिकली एमीटर करंट निकाला है। हमारा जो एमीटर करंट होता है वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू में आई बी प्लस में आई सी। ठीक है, तो मेरा जो एमीटर करंट होगा वो क्या होगा? आई बी प्लस में आई सी। अब हमारे पास जो IC होता है वो क्या होता है? बे टाइम्स ऑफ IB होता है। तो IB प्लस में बीटा टाइम्स ऑफ IB। मैंने क्या किया? मैंने IB को ले लिया कॉमन,
तो मेरा आई बी क्या हो गया, कॉमन आ गया, आंसर क्या बचा 1 प्लस में बीटा, इसी को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक कॉमन रिलेशन होता है किसमें, ट्रांजिस्टर में, कि जो हमारे पास जो एमीटर करंट होता है वो समेशन होता है किसका, बेस करंट और कलेक्टर करंट का। ठीक है, इससे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा 1.02 मिली एम्पियर। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, मेरे पास दो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ए एंड वोल्ट मीटर बी कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस अ डीसी लाइन ए। एक वोल्ट मीटर है जो 100 वोल्टेज मेजर करता है, इसको मैं रेशियो से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है जो कितना मेजर करता है, ये मेजर करता है मेरे पास 100 वोल्ट। एक और वोल्ट मीटर है जो मेजर करता है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 माइक्रो पर वोल्ट। ठीक है, अब इसका एक मतलब होता है 100 माइक्रो पर वोल्ट का, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। B हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 15 किलो ओम। ठीक है, B का रेजिस्टेंस कितना है, B का रेजिस्टेंस है 15 किलो ओम। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे एक्सप्रेशन को है उसको टेल करना है। वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल वोल्टेज कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टोटल वोल्टेज है V, ये कितना है। ठीक है, इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास A है, A का क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, A का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 100 माइक्रो पर वोल्ट, 100 ओम्स पर वोल्ट, मतलब एक वोल्ट पे कितना, एक वोल्ट पे 1000 ओम्स। ठीक है, एक वोल्ट पे कितना है मेरे पास 100 ओम्स। इजी तरीका यही है। ठीक है, तो 100 वोल्ट पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, 100 वोल्ट पे इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 किलो ओम। मतलब सर मेरा जो वोल्ट मीटर है, मेरा जो आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ए, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम। वोल्ट मीटर बी, इसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 15 किलो ओम। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, आर इक्विवेलेंट होगा इसका 25 किलो ओम। ठीक है, दैट इज R1 प्लस में R2, इसका आंसर कितना हो गया, दैट इज 25 किलो ओम। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 25 किलो ओम। अब ध्यान से देखो, जो मेरा 1 वोल्ट अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 ओम्स को, तो मेरा 25 किलो ओम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरा 25 किलो ओम रिप्रेजेंट करेगा 250 वोल्ट को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास एक वोल्ट मीटर था, उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था 15 किलो ओम, और दूसरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकाल के दोनों को ऐड करके हमें बस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इक्वेट करना था वोल्टेज से। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो, हमारे पास एक इंटीग्रेटर है, when a step input is given to a op amp integrator the output will be। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेटर है, उस op amp इंटीग्रेटर में मैंने स्टेप दिया है, तो इंटीग्रेटर का फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेट द सिग्नल। और अगर स्टेप को इंटीग्रेट किया जाएगा, अगर मैं स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, रैंप। ये तो हमें पता होता है। ठीक है, कि जब मैं स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे रैंप सिग्नल मिलता है। ठीक है, रैंप को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे पैराबोलिक मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास सिंपल सीधा रिलेशन आ गया कि अगर मैं किसी भी स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करूंगा ऑप एम्प के थ्रू, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, रैंप सिग्नल होगा। एक और क्वेश्चन होता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ V0 एंड ID फॉर गिवन फॉर अ सीरीज सर्किट शोन इन बिलो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है और करंट निकालना है सर्किट का। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सिलिकॉन का जो, अगर मान लो ये दोनों डायोड कैसे है, दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज में है। ठीक है, जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है, जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है 0.7 वोल्ट। जो जर्मेनियम है उसका कट इन वोल्टेज कितना होता है, अराउंड 0.3 वोल्ट। ठीक है, अभी दोनों कैसे हैं, दोनों हैं फॉरवर्ड वाइज। कैसे हैं दोनों, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अगर दोनों फॉरवर्ड वाइज है मतलब दोनों ऑन है। ठीक है, अगर दोनों ऑन है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज चला गया, यहाँ चला गया मेरे पास 0.7 प्लस में 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ मेरा एक्सप्रेशन बना। ठीक है, 12 इज इक्वल टू में 0.7 प्लस में 0.3 प्लस में V0। ठीक है, तो मेरे पास V0 की वैल्यू क्या आई, 12 माइनस में 1 इज इक्वल टू में V0, तो V0 की वैल्यू कितनी आई 11 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ गया 11 वोल्टेज। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमें क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है करंट।
तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ID इज इक्वल टू में V नॉट बाय जो मेरे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, V नॉट की वैल्यू कितनी है 11 किलो वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 5.6 किलो। इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा मेरी जो ID की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.96 मिली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, बस हमें पता होना चाहिए था कि मेरे पास जो सिलिकॉन डायोड है और जो जर्मेनियम डायोड है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो कट इन वोल्टेज है, जैसे ही उसको मैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लेके आता हूं तो कितना वोल्टेज जो कट इन वोल्टेज है वो प्रोवाइड करता है। तो जो सिलिकॉन है वो प्रोवाइड करेगा 0.7 वोल्ट और जो जर्मेनियम है वो प्रोवाइड करेगा 0.3 वोल्ट। अगर ये दोनों फॉरवर्ड वाइज है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा कट इन वोल्टेज से 0.7 प्लस में 0.3, ठीक है। यहां से यहां तक मैं क्या लगा दूंगा, केवीएल लगा दूंगा। तो केवीएल लगाऊंगा तो क्या होगा 12 इज इक्वल टू में 0.7 प्लस में 0.3 प्लस में जो वोल्टेज है वी नॉट, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट। अब वी नॉट आ गया तो मैं ऐसे करंट भी निकाल सकता हूँ। करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ का जो वोल्टेज है वी नॉट अपॉन में जो रेजिस्टेंस है 5.6 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास आता है किरचॉफ करंट लॉ इज वैलिड फॉर, जो हमारे पास जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो किससे वैलिड करता है, तो हमारे पता होना चाहिए जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका जो आंसर था वो तो काफी सिंपल था, दैट इज बोथ एसी एंड डी सर्किट। जो हमारे पास केसीएल होता है वो क्या होता है एसी और डी सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल इंडक्टेंस, ठीक है। हमारे पास अगर मैंने क्या करा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू में क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। ये मेरे पास क्या है रिलेशन है, ठीक है, किसका नंबर ऑफ टर्न्स का और इंडक्टेंस का। यहां से क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है मेरे को कि मेरे पास जो इंडक्टेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर की, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं, कितना कर दूं डबल कर दूं, तो मेरा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं, ठीक है, मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, मतलब एल डैश इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। सो एल डैश की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर की, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया L डैश इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा क्वाड्रपल्स हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूं तो मेरे जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन, ठीक है। मेरे पास क्या होता है डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन में क्या होती है कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, मेरे पास ये क्या है रोटर है, ठीक है। रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन, स्टेटर इज अ स्टेटर पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। इन द रोटर वी हैव रोटर वाइंडिंग, ठीक है। रोटर में क्या होता है हमारे पास रोटर वाइंडिंग होता है और रोटर वाइंडिंग से, ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास रोटर वाइंडिंग है, ठीक है, वो सारा का सारा कलेक्ट करता है कौन कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर कलेक्ट करके, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास रोटर है, जो भी हमारे पास आर्मेचर कंडक्टर है, वो सारा का सारा कलेक्ट करके ब्रशेस के थ्रू वो सप्लाई को पास कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है दैट इज कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम दी आर्मेचर कंडक्टर। जो भी मेरे पास आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर मतलब रोटर कंडक्टर्स हैं, रोटर बार्स हैं, उससे वो सप्लाई को पास करता है थ्रू ब्रशेस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास बार होते हैं, ये मेरे पास कम्यूटेटर होता है और यहाँ 2 ब्रशेस लगे होते हैं और इसके थ्रू क्या होती है मेरी सप्लाई लाइन को पास, ठीक है। सो दैट्स हाउ कम्यूटेटर वर्क्स। बेसिकली इट कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर से जो भी करंट आ रहा है उसे कलेक्ट करता है और उसको पास कर देता है किसमें सप्लाई में, किसके थ्रू थ्रू ब्रशेस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आया हमारे पास बेस्ड अपॉन द ट्रांसफार्मर। पूछा गया है द फुल लोड कॉपर लॉस इज 600 वॉट, ठीक है। मेरे पास क्या है फुल लोड कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस होता है PCU, ठीक है, जो मेरे पास कॉपर लॉस होता है, ठीक है, जो मेरे पास कॉपर लॉस होता है वो कितना होता है, ठीक है, कॉपर लॉस होता है मेरे पास 1600 वॉट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इज इक्वल टू में 1600 वॉट्स, ठीक है। अब अगर मैं कर दूं कॉपर लॉस पूछा गया है एट हाफ लोड द कॉपर लॉस, अगर मैं
लोड को आधा कर दूं। अगर मैं लोड को हाफ कर रहा हूं, ठीक है, लोड को मैं हाफ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, लोड को हाफ करने का मतलब क्या है कि जो मेरा करंट है वो क्या हो जाएगा, I/2, ठीक है। लोड को हाफ करने का मतलब ये है कि जो मेरा करंट हो गया अब I डैश, वो हो गया मेरे पास I/2। पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, ठीक है। तो हाफ लोड पे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, आई डैश, दैट इज आई डैश का स्क्वायर इनटू में आर, ठीक है। आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई डैश की वैल्यू है I/2 का होल स्क्वायर इनटू में आर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा I²R/4, ठीक है। I²R की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 1600। तो मेरे पास इस पे जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1600/4, दैट इज 400 वॉट्स, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 400 वॉट्स वुड बी द आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रांसफार्मर है, उसका जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो 1600 है, तो अगर मैं उसको हाफ लोड पे करूंगा तो मेरे जो लॉसेस हैं वो 4 टाइम्स कम हो जाएंगे। कितने टाइम्स कम हो जाएंगे, 4 टाइम्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, पूछ रहा है द सर्किट डायग्राम ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन फिगर दिस, ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है दैट इज Ig, वो क्या हो जाए, वो हो जाए 0, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, गैल्वेनोमीटर करंट 0 है, और जो ये दोनों ब्रांचेज है वो किसके हो जाए, बराबर, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ R1 इंटू में R4 इज इक्वल टू में R3 इंटू में R2, ठीक है, दैट वुड बी द रिजल्ट। और ऐसा में किस में दिया गया है, ऐसा में दिया गया है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो R4 की वैल्यू क्या हो गई, R1 इंटू में, ठीक है। ये मेरे पास होता है R1 इंटू में R4 इज इक्वल टू में R2 इंटू में R3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज R4 इज इक्वल टू में, इसको मैं इधर लेके चला गया, दैट इज R2 ओवर में R3 होगा ना, हाँ, ठीक है, R2 ओवर में R3 अपॉन में R1, ठीक है। ये किसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, बैलेंस कंडीशन होती है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब मेरा गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा, 0 होगा। वो कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ दीस टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, ठीक है। चलो, अब पूछा गया द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट, ठीक है। मेरे पास क्या है, पावर फैक्टर पूछा गया है किसका, सीरीज RLC सर्किट का। जो मेरे पास पावर फैक्टर होता है किसका, सीरीज RLC सर्किट का, ठीक है। इसको किसे समझते हैं, इसको समझते हैं हम किससे, ठीक है, इसको हम समझते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इंपिडेंस ट्रायंगल है। इंपिडेंस ट्रायंगल में क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, फाई है, ठीक है। ये मेरे पास फाई है, बेस की वैल्यू क्या है, बेस होता है R, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मेरा एक्सएल माइनस में एक्सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज होता है जेड। इंपिडेंस को मैं ऐसे दिखाता हूँ, जेड इज इक्वल टू में R² प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos फाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos फाई को रिप्रेजेंट करते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, R, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास टोटल इंपिडेंस, ठीक है, दैट इज जेड, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, cos phi that is the power factor of a series RLC circuit is defined as a ratio of a resistance to the inductance, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, LVDT, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ अ LVDT, ठीक है। तो मेरे पास जो LVDT का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है डायरेक्ट। ये एक सिंपल क्वेश्चन था LVDT, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है हमारे पास,
और यहाँ पे बीच में क्या होती है, आयरन कोर होती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ द आयरन कोर हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना वोल्टेज हमें मिल पाएगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। आंसर वुड बी ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर ऑन द 10 वोल्ट रेंज व्हेन द मीटर मूवमेंट इज रेटेड फॉर 50 माइक्रो एम्पियर फॉर अ फुल स्केल करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, यहाँ निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर ऑन द 10 वोल्ट रेंज, ठीक है। तो मेरे पास रेंज कितना दिया हुआ है, टोटल जो फुल स्केल रेटिंग है उस पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास फुल स्केल रेटिंग जो दी हुई है उस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फुल स्केल रेटिंग कितनी दी हुई है मेरे पास, 10 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है मेरे पास, 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। पूछा है मुझसे फुल स्केल करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फुल स्केल करंट, फुल स्केल रेजिस्टेंस, ठीक है। फुल स्केल रेजिस्टेंस पूछेगा ना, क्योंकि जो यूनिट्स है वो सारी किलो ओम्स में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फुल स्केल, जब भी फुल स्केल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो फुल स्केल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, जो ये वोल्टेज है दैट इज 10 अपॉन में जो भी आपका जो करंट है दैट इज 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मेरा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 200 किलो ओम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हैविंग मोर देन पोल्स देन जीरो, ठीक है। मेरे पास कंट्रोल सिस्टम में क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है, दैट इज, ठीक है। और उससे पूछा गया है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है किससे, जीरो से, तो मेरे पास जो रूट लोकस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास पोल ज्यादा होते हैं तो उसका जो नंबर ऑफ लोकस होता है वो किसके बराबर होता है, पोल के। अगर मेरे पास जीरो ज्यादा होते हैं तो जो रूट लोकस होता है वो किसके बराबर होता है, जीरोस के, ठीक है। तो रूट लोकस किस पे डिपेंड करता है, जो रूट लोकस की जो ब्रांचेस होती है वो उसके बराबर होती है कि कौन सा टर्म ज्यादा है। अगर आपके पोल ज्यादा है तो वो उसके बराबर हो जाएगा, अगर आपके जीरो ज्यादा है तो वो जीरोस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। So answer would be number of poles, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एस की स्क्वायर प्लस में 2 जीटा ओमेगा एन इंटू में एस प्लस में ओमेगा एन। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास, द एनालॉजी ऑफ परमियंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। मेरे पास क्या है, द एनालॉजी ऑफ अ परमियंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, परमियंस, ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा वो पूछा है उसने, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है कि वो अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को टू पास थ्रू द मटेरियल, ठीक है। परमियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, permeance is defined as the ability to allow the magnetic field through any magnetic material, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करना है उसकी जो एबिलिटी होती है वो डिफाइन करता है क्या आपका, वो डिफाइन करता है आपका परमियंस, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कंडक्टेंस की, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, और इसकी एबिलिटी होती है टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू द करंट, ठीक है। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैट कंडक्टर, दैट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस, ठीक है, कि उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी क्षमता बता पाना कंडक्टेंस है। तो ये सेम एनालॉजी होती है परमियंस में, और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये होता है कंडक्टेंस के फॉर्म में। मेरे पास एक आईसी है दैट इज आईसी 741, ठीक है। तो आईसी 741 होती है, उसके पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मेरे पास ये आईसी है दैट इज आईसी 741, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या होती है, 4 पिन इस तरफ, ठीक है, और 4 पिन इस तरफ, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितनी पिन होती है, 8 पिन होती है, किसमें, आईसी 741 में। और आईसी 741 एक ओपैम्प होता है दैट इज ऑपरेशन एम्पलीफायर। हाँ, एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट एलिमेंट टू मेजर, ठीक है। मतलब जो मेरे पास एमीटर होता है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल कैसे भी, ठीक है। तो हमेशा जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है 2 वोल्ट, ठीक है।
इसका आंसर हो गया सीरीज, बिकॉज जो मेरे पास एमीटर है वो क्या है, एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस एंड दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस एंड दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट occur when the inductive and capacitive reactance are equal। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन तब ओकर होती है, ये मेरे पास क्या है रेजोनेंस कंडीशन की कंडीशन है, ये मेरे पास क्या है R है, ये मेरे पास क्या है XL है और ये मेरे पास क्या है XC। ठीक है, तो जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रेजोनेंस कंडीशन में जो मेरे पास बचेगा टोटल इंपेडेंस बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन ओकर व्हेन द इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो दोनों फेजर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जैसे दोनों फेजर आपस में कैंसिल हुए मेरे पास जो फेजर डायग्राम बच गया वो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ R का, और हमें पता है कि रेजिस्टिव सर्किट जो हमारे पास सीरीज RLC सर्किट होता है एट रेजोनेंस उसमें जो इंपीडेंस होकर होती है वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव नेचर की होती है। तो इसका जो ऑप्शन है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन कैंसिल होगा एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि वो दोनों 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज टोटली करेक्ट। ठीक है, अगला पूछा गया मेरे पास एट व्हाट कंडीशन दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क एज अ इन्वर्टर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है, माइनस में RF अपॉन में R1 इनटू में इनपुट वोल्टेज, हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, और इन्वर्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है, इन्वर्टर का एक्सप्रेशन होता है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू में माइनस टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों बराबर आ जाए, अरे सर तब बराबर आएंगे ना जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। अगर मैं कह दूं कि RF की वैल्यू और R1 की वैल्यू बराबर है तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज करस्पॉन्ड्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास। ठीक है, ओपैम में क्वेश्चन पूछा गया, ओपैम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। द रेशियो दैट क्वांटिफाई द एबिलिटी ऑफ ओपैम टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज नोन एज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है दैट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंशियल गेन अपॉन द एंड द कॉमन मोड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो मेरे पास CMR होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है किससे, कि मैं कॉमन मोड सिग्नल को जाने ना दूं, उसको रिजेक्ट कर दूं, दैट एबिलिटी इज नोन एज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड इन आइडियल ओपैम्प द वैल्यू ऑफ CMRR इज इनफाइनाइट। ठीक है, द फॉलोइंग एम्पलीफायर रिजल्ट्स टू लार्ज पावर गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कौन सा ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें हमारे पास जो पावर गेन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पावर गेन जो होती है वो मैक्सिमम तब होती है। ठीक है, जो मेरे पास पावर गेन है वो मैक्सिमम तब होगी जब मेरे पास वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है, अगर ये दोनों मैक्सिमम है तो ये मेरा क्या होगा, जो मेरे पास जो पावर गेन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, किसमें होता है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में होता है। इसको तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉमन एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रिप्रेजेंटिंग इनपुट वैल्यूज ऑन अ के मैप। ठीक है, तो जो के मैप होता है ना उसमें हर बिट में क्या होता है, एक बिट का चेंज होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक स्टेप आगे जा रहे हो तो कितने बिट का चेंज मिलेगा आपके पास, एक बिट का चेंज मिलेगा। मतलब जब मैं के मैप सॉल्व भी करता हूं तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, 0 0, ठीक है, 0 1 1 1 1 0, इस फॉर्मेट में अगर मैं चलूं तो मुझे हर स्टेप में क्या मिलेगा, एक बिट का चेंज मिलेगा। कितने बिट का चेंज मिलेगा, एक बिट का चेंज मिलेगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी दिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसमें, CRO से। ठीक है, तो मेरे पास जो CRO होता है, ठीक है, दैट इज कॉमन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है ना वो दो पार्ट में डिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, एक होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और एक होता है मेरे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन। सो दीज टू डिफ्लेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय वर्टिकल एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स।
इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट से हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो सीआरओ में दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, एक होता है मेरे पास, ठीक है, वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या मिलता है मेरे पास, इन दोनों की वजह से मेरे को दो डिफ्लेक्शन मिलते हैं, किसमें, मेरे को अपने सीआरओ में, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। पूछा गया ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों प्रेफर करते हैं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, दैट इज इसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सेंटर टेप की, किसकी बात करूं मैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर की। दूसरा अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। बात करूं मैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, और बात करूं किसकी, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। एक होता है मेरे पास ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर होता है, हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज की। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, जब अगर मेरा डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में है, मतलब जब मेरा डायोड ऑफ है, तब उस पर मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई होता है, दैट इज द पीआईवी रेटिंग ऑफ एनी डायोड, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं सेंटर टेप रेक्टिफायर की, तो कितना हो जाएगा 2 Vm। अगर बात करूं मैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, दैट इज, ठीक है, नहीं, ठीक है, Vm, ठीक है, 2 Vm, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो पीआईवी रेटिंग मिल रही है फुल वेव रेक्टिफायर को, कितनी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ Vm, ठीक है। यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो भी क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और ये किसमें दिया गया है, ऑप्शन इन बोथ ए एंड, ठीक है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज तो होती है, दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी क्या होता है, स्मॉल साइजिंग का लगा होता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट द डीसी वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू वेरिएबल लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें पता है कि जब लोड रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, देन वी हैव मैक्सिमम पावर, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है आरटीएच या फिर आरएल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू में 50 प्लस में sin t, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका अगर मेरे को इफेक्टिव वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ जो डीसी है 50 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 30 अपॉन में √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 54.3, ठीक है। सो ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे आपके स्लाइड लीड में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, चलो ठीक है, हाउ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एमीटर, ठीक है। तो मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसको मैं एमीटर में कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो मैं गैल्वेनोमीटर में क्या करता हूं, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उसके मैं पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाता हूं, क्या लगाता हूं, एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाता हूं, मतलब पैरेलल है तो वो शंट रेजिस्टेंस है, और इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, ठीक है, और सारे, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है। सेम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है वही पूछ सकता था आपके पेपर में, तो यहां से हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर को फॉर्म कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ स्लाइड लीड 2022 जो आपके सब पेपर में सवाल पूछे गए थे। आप आई होप सभी ने अच्छा पेपर दिया होगा, सभी का रिजल्ट अच्छा हुआ होगा। एडवाइस यही है कि जो भी आपका रिजल्ट आया, जैसे भी आपका रिजल्ट आया है किसी भी लीड के एग्जामिनेशन में, आप पूरी की पूरी काउंसलिंग में बैठे, आप सारे के सारे लीड के जितने भी काउंसलिंग होती है सब में बैठे, लास्ट राउंड तक जाए। ऐसा नहीं कि बस पहले में नाम नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं, लीड के सभी काउंसलिंग आपको जाना है, सभी काउंसलिंग में जो भी आपका मेरिट लिस्ट बन रहा है उसके बेस पे आपको चूज करना है कि मुझे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग में सबको जाना है, चाहे आपकी कोई भी रैंक आई हो, ठीक है। दूसरा,
पढ़ाकू बैच जो हमारा ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच है वो शुरू हो गया है, ठीक है, 23 जुलाई से शुरू हो गया है, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास थी, अभी क्लास ही लेंगे जाके, ठीक है। तो पढ़ाकू बैच में आप इनरोल करने के लिए ये मेरे पास जीसीसी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल में जाके, ठीक है, एडमिशन में जाके ऑनलाइन और ऑफलाइन चूज कर सकते हैं। बेटर ये होगा जो भी हमारे पास रिजल्ट है, अगर आप किसी से पूछोगे तो जो ऑफलाइन रिजल्ट्स होते हैं, मतलब रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं सब मोड के, लेकिन ऑफलाइन क्या होता है, बहुत ही अच्छा मीडियम होता है कम्युनिकेट करने का बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर। सो इफ यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम हेयर, यू मस्ट चूज ऑफलाइन बैच इफ इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम योर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।